नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक और बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है कि हम पेपर देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 2019 का, जो बोर्ड पेपर हुआ था कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, जो 12th एग्रीकल्चर में पढ़ाई जाती है, उसका हम बोर्ड पेपर का फुल सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हमने आपको वर्ष 2000 यहां पर देखा जाए तो वर्ष 2016, 17, 18 और 20, 23 इन 5 वर्षों का पेपर अपलोड अपने चैनल पर फुल सोल्यूशन आज ही कर दिया है। ठीक है, और ये लेकर मैं 6 वर्षों का पेपर आपको यानी हमारे चैनल पर मिल गया रहेगा। तो इन 6 वर्षों के पेपर को प्लस जो आपका मैंने 3 एमसीक्यू वीडियो बनाया है अपने चैनल पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का 282 क्वेश्चन 3 वीडियो में, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 50 में से कम यानी मिनिमम 40 नंबर स्कोर करेंगे। ये उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। ठीक है, 6 वर्षों अपने आप में बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इतना पेपर अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए यानी देखा जाए तो रामबाण का काम करेगा। चलिए, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले आ चुके हैं। यहां पर देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इसका पहला हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का उपादान नहीं है। चौथा कच्चा माल, भूमि श्रम पूंजी संगठन सांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप लोगों को क्या लग रहा है, इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट में। ठीक है, नहीं तो मैं जो कमेंट में आपको राइट ऑप्शन और डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन मौलिक और अविनाशी है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, भूमि। ये जो साधन है आपका, अब देखिए भूमि जो है मौलिक और अविनाशी है। कैसे, मौलिक किस शब्द से निकला है, मौलिक निकला है मूल से। तो भूमि जो है वो उत्पादन को मूल यानी आधार प्रदान करता है। ठीक है, रूट है वो उत्पादन का। अविनाशी मतलब क्या, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। तो भूमि का विनाश कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। आगे देखिए, सामान्यतः एक वस्तु का पूर्ति वक्र मतलब किस तरफ से किस तरफ होता है। पूर्ति वक्र जो आपका सप्लाई कर्व होता है उसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। यहां पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 5वें क्वेश्चन में पहला हो जाएगा बाएं से दाएं की ओर। देखिए जो आपका सप्लाई कर्व होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर नीचे गिरता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। फिर निश्चित उत्तरीय डेफिनिट आंसर जो 1 नंबर देता है एक क्वेश्चन, और ये यानी एक वाक्य में लिखने होते हैं। दिया गया है बाजार क्या है। ये दोस्तों हर वर्षों में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बाजार क्या है। 16, 17, 18, 19, 20, 23 सारे वर्षों में ये आ रहा है। तो देखिए हम बाजार की बहुत ही अच्छी आपकी परिभाषा बता रहे हैं, कोई बड़ी परिभाषा नहीं है। देखिए वह क्षेत्र जहां पर किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करने वाली शक्तियां सक्रिय होती हैं उसे बाजार कहते हैं। बहुत अच्छी डिफिनेशन है। दूसरा है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, पूंजी क्या है। पूंजी जिसको आप कहते हैं कैपिटल। देखिए धन का वह भाग जिसका प्रयोग और अधिक धन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। देखिए सारा सभी धन जो है वो पूंजी नहीं है, लेकिन सभी पूंजी धन है। कभी कभी अंतर लिखने के लिए आ जाता है धन और पूंजी में। ठीक है, तो ऐसा आपका होता है। तो जो देखिए सब धन पूंजी है, लेकिन सारा पूंजी जो है धन नहीं है। सिर्फ वही पूंजी धन है जिसका उपयोग और अधिक धन उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, मांग से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है मांग यानी सप्लाई के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है कि यानी जो इसी को संभरण भी कहते हैं। तो ये यहां पर पूछा जा रहा है कि मांग से क्या तात्पर्य है। देखिए इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर देखिए मांग की एक अच्छी डिफिनेशन जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दिए हुए समय पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है उसी को कहते हैं। तो यहां पर मांग की सबसे अच्छी परिभाषा यही है, यानी किसी वस्तु की वह मात्रा
जिसे उपभोक्ता दिए हुए समय पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 9, नाइन्थ क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा जा रहा है वो देख लीजिए। स्थिर पूंजी क्या है? यहां पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? स्थिर पूंजी के बारे में। अब देखिए कैसे आप इसको, स्थिर पूंजी को यानी कैसे आप डिफाइन करेंगे वो देखिए। आपको यहां पर दो टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है, स्थिर पूंजी और स्थायी पूंजी में दोनों एक ही होता है। देखिए स्थिर पूंजी को आप कैसे परिभाषित करेंगे, यहां लिखेंगे स्थिर, स्थिर लिख दें या अस्थाई, अस्थाई संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया गया विनियोजन अस्थाई पूंजी या स्थिर पूंजी कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न संख्या 10, इसमें कहा क्या कहा जा रहा है? सीमांत उपयोगिता, जिसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, क्या है? यहां पर परिभाषा लिखने के लिए दिया जा रहा है सीमांत उपयोगिता। देखिए मैंने आपको काफी सारी पहले की वीडियोस में भी बताया है, अगर सीमांत शब्द आ गया और परिभाषा पूछी जा रही है तो आप सीमांत शब्द देखकर लगाएंगे एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से। सीमांत उपयोगिता, सीमांत तत्वता कोई, तो कैसे यहाँ पे परिभाषा निकली? एक अतिरिक्त एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से होने वाली जो उपयोगिता होती है उसी को कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, फिर देखिए अगले क्वेश्चन में, देखिए यहां पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको करने होते हैं 50 शब्दों में, और ये आपको कितने नंबर देते हैं? ये आपको देते हैं यहां पर 2 नंबर। ठीक है, 5 क्वेश्चन यहां पर भी होते हैं, देख लेते हैं। यहां पर 11वां प्रश्न क्या कह रहा है? मुद्रा को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी पिछले कई वर्षों में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको घोल के पी लेंगे, यानी एकदम अच्छे तरीके से, बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने बार बार आपको मुद्रा की 2 परिभाषाएं मैंने बताई हैं, पहली और उपयुक्त परिभाषा। देखिए पहली परिभाषा यहां पर क्या कहती है, देखते हैं। पहली परिभाषा मुद्रा की यह है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वो मुद्रा हो जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक और परिभाषा आप लिख सकते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब यह परिभाषा थोड़ी आपको असहज लग रही होगी, लेकिन सही है बिल्कुल। इसको इकोनॉमिस्ट विदर्स हार्टले ने दिया था, ऐसे आप इकोनॉमिस्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, और जो ये वाली परिभाषा है हमारी कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर जाती है मुद्रा हो जाती है, ये संभवतः इकोनॉमिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा, पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, लेकिन इसमें शायद इकोनॉमिस्ट का नाम है विलियम नैप, तो ऐसे आप इकोनॉमिस्ट का नाम भी लिख देंगे। फिर देखिए सामाजिक परिवर्तन के 2 उद्देश्य लिखिए। जो सोशल चेंज होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, किन उद्देश्यों के कारण हमारा सामाजिक परिवर्तन होता है। देखिए जैसे उद्देश्य 2 पूछा गया, आप ये उद्देश्य लिख सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक कारक है, प्रौद्योगिकी कारक है, जैविकीय कारक है, आर्थिक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है, ये सारी चीजें। फिर देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या है? बेरोजगारी समस्या के निवारण के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। अब इसमें कोई याद करने वाली बात है क्या? देखिए बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे वो आप सोच सोचकर बिना पढ़े भी लिख सकते हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ इसको आपको लिखना कैसे है। जैसे लिख देंगे आप जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, कृषि का विकास लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? शिक्षा पद्धति में सुधार। ये सारी आपकी जो है सुझाव, यानी इन सारी चीजों से आप दूर कर सकते हैं यहां पर बेरोजगारी। ठीक है, और एक और इसमें जोड़ सकते हैं व्यावसायिक शिक्षा की कमी। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? आवश्यकता से आप क्या समझते हैं? कभी कभी 6 नंबर में आता है आवश्यकता और इच्छा में अंतर लिखना, तो आप ऐसे बना के, अब देखिए क्या आप बोलेंगे। आवश्यकता एक प्रकार की इच्छा है ये कहें, या इच्छा जो है, आवश्यकता जो है वो इच्छा का ही परिणाम है ये कहें। अब कैसे आप परिभाषित करेंगे? आवश्यकता नहीं, वांट इसको इंग्लिश में कहते हैं। कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे? देखिए वह इच्छा, यानी वे इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन तथा वे इच्छाएं जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन तथा तत्परता दोनों होती हैं, उन इच्छाओं को कहते हैं आवश्यकता। देखिए इसका सिंपल सा ऐसा होगा, इच्छा बराबर क्या होगा? इच्छा बराबर होगा साधन प्लस तत्परता।
ठीक है, तो ऐसे आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 15वां क्वेश्चन, लगान की परिभाषा लिखिए। लगान जो रेंट होता है उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लगान है वो किसको दिया जाता है, आप लोग को पता है, भूमिपति यानी लैंडलॉर्ड। लगान का मतलब यही है कि आप किसी की भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो आप जो उसको यानी धन जो भी आप आय देंगे उसी को लगान कहेंगे। अब कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, देखिए, भूमि प्रयोग के बदले चुकाई गई कीमत को लगान कहते हैं। सबसे आसान आसान परिभाषाएं मैं आप लोगों के लिए लाता हूं और ऐसी परिभाषाएं जो गलत भी नहीं होती और इकोनॉमिस्ट ने दी हैं। देखिए, भूमि प्रयोग के बदले चुकाई गई कीमत को लगान कहते हैं और इस परिभाषा को दिया था कार्वर नाम के साइंटिस्ट ने। तो मैंने बार बार आपको कहा है कि आप साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे ऐसे डैश करके नीचे, तो और भी यानी एक भी नंबर कटने वाला नहीं। फिर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें क्या है आपका, ये 3 क्वेश्चन है 16, 17, 18। ये आपके होते हैं यानी 150 शब्दों में देखा जाए तो ये आपको आंसर देने होते हैं और ये आपको देते हैं 4 नंबर, यानी 12 नंबर के आपके लघु उत्तरीय होते हैं। पहला यहाँ पर, सॉरी पहला नहीं, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो देखिए, पूंजी क्या है उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पूंजी, जैसा कि आपको पता है, पूंजी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूंजी को कहते हैं कैपिटल। ठीक है, कैसे आप परिभाषित करेंगे यहाँ पर पूंजी को, तो आप देखिए पूंजी की सबसे अच्छी परिभाषा यह है, वो भी एक लाइन की परिभाषा, कि धन का वह भाग जिसमें और अधिक धन उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसको और अधिक धन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं पूंजी। ठीक है, इस प्रकार से होता है, यानी कोई भी धन का भाग है और उसका यानी उसमें उसका प्रयोग और अधिक धन प्रयोग में किया जा रहा है, तो वही धन आपका क्या कहलाएगा, पूंजी कहलाएगा। ठीक है, सभी धन पूंजी नहीं है, सिर्फ वही धन पूंजी है जिसमें और अधिक धन उत्पन्न करने की क्षमता होती है या उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए और क्या है यहाँ पर, पूंजी का महत्व, यानी पूंजी का क्या महत्व होता है, ये भी कोई बताने की जरूरत नहीं है। पूंजी का क्या महत्व है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लंबा वाला है, तो यहाँ पर आपको ब्रॉड में लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए क्या आप महत्व लिखेंगे पूंजी के। ठीक है, देखिए उद्योग धंधों की स्थापना इसी से की जा सकती है, और क्या होगा, विशाल स्तरीय उत्पादन का आधार है, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण में मदद करता है, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि करता है, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग है, और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, आर्थिक नियोजन की सफलता, व्यापार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, आर्थिक कल्याण में वृद्धि, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने में सहायक, राजनीतिक स्थायित्व तथा सैनिक शक्ति, ये सारे इसके पूंजी के क्या है, महत्व है। अब देखिए सारा धन पूंजी नहीं, लेकिन सारी पूंजी धन है। कैसे, देखिए अगर आपके पास आभूषण है और वो आपके घर में पड़े हुए हैं संदूक में, तो क्या आप उसको पूंजी कहेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उससे आप और अधिक धन उत्पादित नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं वो। ठीक है, लेकिन देखिए आपको पहले बात ये समझना है कि पूंजी जो है वो वस्तुओं के रूप में भी होती है। ठीक है, जैसे आपका ट्रैक्टर है वो भी वस्तु पूंजी में पूंजी है, उससे आप धन उत्पन्न कर रहे हैं, उससे आपको फायदा होता है, उससे आपका धन उत्पन्न होता है, आप एग्रीकल्चर में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, सामुदायिक संस्थानों के कार्यों का भी वर्णन कीजिए। जो सामुदायिक संस्थान होते हैं उनके क्या क्या कार्य हो सकते हैं, आपको वही क्वेश्चन नंबर 17 में लिखना है। देखिए मैं कुछ बताता हूं आपको कार्य, जैसे जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, जनता में सहकारिता की भावना उत्पन्न करना, सहकारिता मतलब साथ कार्य करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार, और ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाना, और क्या है, ग्रामीणों को प्रगतिशील बनाना, ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या यहाँ पर दिया जा रहा है, जनसंख्या के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कभी कभी आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखिए, तो कैसे आप जनसंख्या के महत्व जो है उसको आप लिखेंगे, ये भी कोई रटने वाली चीज नहीं, अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये सोचने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें 18वें क्वेश्चन जनसंख्या का महत्व, देखिए क्या क्या महत्व है,
पहला आप ये लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन में सहायक है। दूसरा राष्ट्र की रक्षा, चूंकि जनसंख्या है तो उससे यानी सोल्जर्स वगैरह भी वहीं से निकलेंगे और उससे राष्ट्र की भी जो है रक्षा होती है। और क्या, विस्तृत बाजार, अनुसंधान एवं विकास, श्रम विभाजन के लाभ, ये सारे इसके जनसंख्या के महत्व होते हैं। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये 3 क्वेश्चन होते हैं 19, 20 और 21, और ये आपको 6-6 नंबर देते हैं, यानी ये आपके 18 नंबर की यही तीनों क्वेश्चन होते हैं। तो इनको आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना होता है। यहां पर देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कृषि में विकास बैंक में देखिए कृषि के विकास में ग्रामीण बैंकों की भूमिका समझाइए, यानी जो एग्रीकल्चर है उसमें जो ग्रामीण बैंक है, रूरल बैंक्स जो है, उसकी क्या भूमिका है। तो ये भी सोचने यानी याद करने का क्वेश्चन है। जैसे कि पता है सबसे फेमस रूरल बैंक है नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, और ये स्थापित हुआ था 12 जुलाई 1982 में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए अथवा ये आप इसको भी कर सकते हैं अगर वो नहीं आ रहा, बहुउद्देशीय सरकारी समितियों के कार्यों को समझाइए। जो देखिए यहाँ पे सहकारी समितियां जो हैं बहुउद्देशीय जो हैं उनके कार्य यहाँ पर आपको बताने हैं। तो इसको भी हम ब्रॉड में, देखिए मैं कुछ यहाँ पर आपको बताता हूँ जिनको आप लिख सकते हैं बहुउद्देशीय जो सरकारी समितियां हैं उनके कार्यों के रूप में। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए 2 प्रकार की सहकारी समिति आपको पता होती है, बहुउद्देशीय और एक उद्देशीय, यानी सिंगल पर्पज और मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव यहाँ पर सोसाइटीज। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर इसके कार्य हो सकते हैं बहुउद्देशीय सरकारी सहकारी समिति के। देखिए यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कार्य भारत के लिए उपयुक्त है और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, मितव्ययिता, हानि की कमी की संभावना, और क्या यहाँ पर साख तथा विपणन में संबंध, चहुमुखी विकास, कुशल तथा प्रशिक्षित कर्मचारी, ये सारे इसके यानी कार्य हैं, या इसी को लाभ भी कह सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, विनिमय से आप क्या समझते हैं, विनिमय के लाभों का वर्णन कीजिए। ठीक है, विनिमय मतलब क्या, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब अदला बदली। ठीक है, उसी को कहते हैं विनिमय। अब इसको आप परिभाषा में कैसे कहेंगे विनिमय को, देखिए विनिमय मतलब एक्सचेंज, इसका मतलब ये होता है कि 2 पक्षों के बीच होने वाले विनिमय जो है वो 2 या 2 से अधिक, यानी 2 पक्षों या 2 से अधिक पक्षों, मेनली 2 पक्षों के बीच होने वाला ऐच्छिक, पारस्परिक एवं संवैधानिक जो हस्तांतरण होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसको क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं विनिमय। ये आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी, अगर विनिमय के बारे में आपको लिखना ही है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पक्षों, देखिए वही अच्छी परिभाषा है, 2 पक्षों के बीच होने वाले वस्तुओं तथा सेवाओं के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। अब विनिमय के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे दोनों पक्षों की संतुष्टि होती है। देखिए लाभ में दोनों पक्षों को लाभ होता है, और क्या आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति जो है, पूर्ति का सुलभ यानी हो जाती है, और श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण संभव हो जाता है। और क्या क्या हो सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग यहाँ पर हो जाता है, कुशलता में वृद्धि भी आती है, और आधुनिक उत्पादन प्रणाली का विनिमय पर आधारित जो है वो भी है, ये आपको पता है, बाजार में विस्तार होता है, संतुष्टि में वृद्धि होती है, रहन सहन के स्तर जो है वो भी ऊंचा उठता है, उन्नत होता है, और राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना आती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अथवा या इसके स्थान पर आप कर सकते हैं मांग के नियम जो हैं, यानी मांग का जो नियम है उसकी आपको यहाँ पर यानी आप व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मांग के नियम में थोड़ा सा आपको लिख दे, अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए क्या लिख सकते हैं आप मांग के नियम में। देखिए यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं मांग के नियम के बारे में। देखिए यहाँ पर मेनली आपका देखा जाए तो मांग के नियम में क्या होता है, यहाँ पर अगर देखिए यह नियम क्या बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत के घटने पर उसकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको कुछ भी खरीदना है और उसका जो प्राइस है, जो उसका यानी कीमत है वो कम है, कीमत घटी है, तो क्या होगा, मांग ज्यादा होगा। ठीक है,
क्योंकि सस्ता हो गया तो सभी लोग खरीदना चाहेंगे, जबकि अगर कीमत बढ़ हो गई, महंगा हो गया, तो जो आपकी मांग है वो घटेगी। ठीक है, यही कहता है। और इसमें आप और क्या कह सकते हैं, देखिए नियम के लागू होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे घटते सीमांत तुष्टिकोण का नियम, यह आता है प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन, ये सारी चीजें होती हैं। और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं, जैसे वस्तु की कीमत, जनसंख्या में परिवर्तन, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन, जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन, सरकारी नीति, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 21, इसमें आपको क्या करना है, इसमें कोई अथवाला नहीं दिया है। ठीक है, इसमें आपको टिप्पणी लिखना है इनमें से किसी दो पर, पंचवर्षीय योजना, ग्राम पंचायत संगठन या ग्रामीण जीवन का उद्भव एवं विकास। देखिए बताते हैं इनके बारे में हम आपको। देखिए पंचवर्षीय योजना जिसको कहते हैं 5 ईयर प्लान्स, वर्तमान में तो ये नहीं चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब बताता हूँ क्यों। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना कि योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसका गठन हुआ था वर्ष 1950 में। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956 तक, और अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक, 2012 से 2017 तक। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया, NITI। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर क्या है यहाँ पर, ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत का संगठन यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका बारे में, यानी उनके संगठन के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर आपका देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। ठीक है, देखिए ये वैसे क्वेश्चन तो रटने वाले हैं नहीं, ये आपको नहीं भी याद है तो ये आप यानी सोच कर आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, ग्राम पंचायतों के बारे में आपको जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या है, ग्रामीण जीवन का, दो आपको लिखना होता है, या ये करें या ये करें, तो क्या है तीसरा यहाँ पर, ग्रामीण जीवन का उद्भव एवं विकास, जो रूरल लाइफ है वो, यानी उद्भव यानी उसका ओरिजिन और उसका डेवलपमेंट, उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए आपको इसमें ऐसे लिखना है, जैसे कि ज़्यादा नंबर का है तो आपको इसको थोड़ा सा ब्रॉड में लिखना होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे यहाँ पर होगा। देखिए ग्रामीण जीवन का विकास और उद्भव, देखिए पहले हम आपको ग्रामीण जीवन का उद्भव बताएं तो देखिए इसमें क्या होगा, ग्रामों का उद्भव देखें तो जब मनुष्यों ने खेती करना सीखा तो वे उपजाऊ भूमि के आसपास स्थायी रूप से बसने लगे। विभिन्न परिवारों के साथ एक जगह पर रहने से उनमें सामुदायिक भावना का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप ग्राम नामक आर्थिक तथा सामाजिक संगठन का उदय हुआ। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। और क्या है यहाँ पर आपका, ग्रामों का विकास देखा जाए, जैसे ग्रामीण जीवन है उसका विकास अगर देखा जाए, ग्रामों का विकास, तो प्रौद्योगिकी यहाँ पे देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल से ही भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण इकाई रहा है। आपको पता ही है, ऋग्वेद में गांवों का उल्लेख मिलता है, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग है। वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, देखिए यहाँ पर 1750 BC या 1500 BC से 600 BC तक। अब इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, 1750 प्लस 2024, ठीक है, लगभग 3750 साल पहले, यानी उस समय से आपका माना जाता है वैदिक काल। वैदिक काल मतलब जब वेदों की रचना हो गई। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है, वेदों के बाद साहित्य में गांव के विषय में आपको पता ही है विस्तृत वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुसार दुर्ग के चारों ओर बसी आबादी ग्राम कहलाती थी। ये परिभाषा भी आप यहाँ देख सकते हैं कि दुर्ग के चारों ओर बसी आबादी को गांव कहते हैं। मनुस्मृति बहुत ही पवित्र ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म में। मनुस्मृति में भी गांवों का वर्णन मिलता है। मनु ने ग्राम, पुर तथा नगर में अंतर बताया तथा गांव को प्रशासन की छोटी इकाई माना है। इस प्रकार भारत में गांवों का हजारों लाखों वर्षों में क्रमिक विकास हुआ है। तो ये दोस्तों आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना है।
ठीक है। अब आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही, और आप वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपको हमारे चैनल पर पूरे 6 वर्षों के पेपर जो हैं कृषि अर्थशास्त्र का 12th का वो प्रोवाइड हो चुका है। तो आपको बिना इनको लगा कर नहीं जाना है, यानी बिना लगाए यानी लगा कर ही जाना है, ठीक है। और जो 282 MCQ है वो भी आप जरूर देखेंगे। और कल आपका 19 फरवरी, कल आपको 4 वीडियो मिलेगी हमारे चैनल पर 12th एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के 350 क्वेश्चन, 350 MCQ हम ले आएंगे 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो वो आपको चारों यानी वीडियो कल मिल जाएगी। और ये चारों जो आज आपकी क्लासेस हुई हैं 2016, 17, 18, 19 का पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और 2020 और 23 का मैं चैनल पर डाल दूंगा। तो ये पूरे 6 वर्षों के पेपर आपको कंप्लीट हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ